आप सभी से निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज हम सभी उपस्थित हैं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के द्वितीय दिन यानी कि समापन सत्र में, और इस अवसर पर हमारे बीच मंचासीन हो चुके हैं हमारे माननीय अतिथिगण, महामहिम राज्यपाल बिहार श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, श्री ओम बिरला जी माननीय अध्यक्ष लोकसभा, साथ ही साथ श्री हरिवंश जी माननीय उपसभापति राज्यसभा, हमारे बीच श्री विजय कुमार सिन्हा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय भी उपस्थित हैं, श्री नंद किशोर यादव माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा, श्री अवधेश नारायण सिंह माननीय सभापति बिहार विधान परिषद, श्री नरेंद्र नारायण माननीय उप सभापति बिहार विधानसभा, और साथ ही साथ डॉक्टर रामवचन राय माननीय उप सभापति बिहार विधान परिषद, सभी का मैं मंच पर अभिनंदन करती हूं। और अब मैं निवेदन करती हूं हमारे माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री नंद किशोर यादव जी से कि आज के इस अवसर पर हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्हें इस अवसर पर अंगवस्त्रम और प्रतीक चिन्ह देकर उनका अभिनंदन करने की कृपा करें, और इस शुभ घड़ी का आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आप सभी से मेरा निवेदन है ये खूबसूरत सा स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्रम से स्वागत किया जा रहा है हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय का। और अब मैं श्री अवधेश नारायण सिंह माननीय सभापति बिहार विधान परिषद से निवेदन करूंगी कि मंचासीन श्री विजय कुमार सिन्हा माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, उनका अभिनंदन इस अवसर पर अंगवस्त्रम और प्रतीक चिन्ह देकर करने की कृपा करें। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय कुमार सिन्हा जी का अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आप निवेदन कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। और अब कार्यक्रम को बढ़ाते हुए, क्योंकि आज समापन सत्र है और इस अवसर पर स्वागत संबोधन हेतु मैं सादर निवेदन करती हूं श्री अवधेश नारायण सिंह माननीय सभापति बिहार विधान परिषद। सर आप आएं और इस अवसर पर समापन सत्र के अवसर पर उपस्थित हमारे सभी माननीय गणमान्य अतिथियों का स्वागत करने की कृपा करें। महोदय आपसे निवेदन। आज के इस सभागार में हमारे स्वागत करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम अपने महामहिम राज्यपाल का स्वागत कर रहे हैं। और मेरा व्यक्तिगत एक विचार है इनके बारे में स्वागत के क्रम में मैं कहना चाहता हूं कि ये पवित्र कुरान की उतना ही जानकारी रखते हैं जितना वेद और पुराण की, इसलिए मैं विशेष रूप से इनका स्वागत करता हूं आज। इससे माननीय अध्यक्ष लोकसभा, सह अध्यक्ष अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन, माननीय उपसभापति राज्यसभा, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय बिहार, माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग बिहार, माननीय उप सभापति बिहार विधान परिषद, अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन में उपस्थित पदाधिकारी एवं सचिवगण, अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों के सम्मेलन में पधारे हुए सभी महानुभावों का स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं सबसे पहले माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, जो कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के अध्यक्ष भी हैं, के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। उन्होंने 50वां सम्मेलन पटना में आयोजित करने हेतु अपनी कृपापूर्ण सहमति प्रदान की। इससे पूर्व 6-7 जनवरी 1964 को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह एवं 7-8 नवंबर 1982 को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ जी
की अध्यक्षता में पटना में यह सम्मेलन हुआ था। महोदय, यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर वैशाली है, जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। लिच्छवियों द्वारा यहाँ अपने 7,707 प्रतिनिधि शासक का निर्वाचन किया गया था। यह उल्लेख करते हुए मुझे गौरव होता है कि वहाँ मतदान के लिए मतपत्र के व्यवहार की परंपरा थी। निर्वाचित प्रधानों को वहाँ प्रशासनिक शक्तियां भी प्रदान की गई थी। यह पाटलिपुत्र नंद वंश के अजेय शासकों की राजधानी थी, जिसकी सेना ने सिकंदर को गंगा की तराई के पूर्व की ओर आगे बढ़ने से रोक दिया था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीस इसी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पधारे थे। करीब 250 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने इसी पाटलिपुत्र की धरती पर तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था, जिसकी अध्यक्षता ज्येष्ठ भिक्षु मंगलोकुल किसा द्वारा की गई थी। यह पाटलिपुत्र विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। पटना शहर के नजदीक तारेंगना और खगोल 2 खगोलीय त्रिकोणीय स्थल है, जहां महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट की प्रयोगशाला है। भगवान बुद्ध, ब्राह्मण, महावीर और गुरु गोविंद सिंह जैसे महान लोगों की जन्म स्थल बिहार ही है। हमारा संबंध राजा जनक, सम्राट अशोक, योद्धा समुद्रगुप्त, प्रशासक चंद्रगुप्त आज से रहा है। इसका संबंध कौटिल्य, पाणिनि, पतंजलि, याज्ञवल्क्य, गौतम, कपिल, शेरशाह सूरी और आजादी के दीवाने वीर बांकुरे कुंवर सिंह से भी रहा है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा जला दिया गया था, लेकिन यहाँ की ज्ञान परंपरा की जोत को जलाए रखने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार की सहायता से नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। यहाँ आज विश्व के अनेक देशों के छात्र, गणवेशक, अन्वेषक अपनी ज्ञान तपस्या में लगे हुए हैं। महोदय, हम लोग आज जिस परिसर में एकत्र हुए हैं, यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की रक्तवेदी भी रहा है। इसी परिसर के पूर्व भाग में 11 अगस्त 1942 को 7 छात्रों ने अपनी जान की आहुति दी थी। शहीद आजम भगत सिंह एवं विप्लवी बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट किया था। हमें यह उल्लेख करते हुए गौरव हो रहा है कि बटुकेश्वर दत्त बिहार विधान परिषद के सदस्य थे और उनकी आदमकद मूर्ति की स्थापना बिहार परिषद मंडल के मुख्य द्वार के नजदीक की गई है। 1952 में बंगाल से अलग होने के बाद जब तक बिहार विधानमंडल में अनेक ऐतिहासिक विधेयक पारित किए गए थे, जो जनहित में महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 ईस्वी में चंपारण एग्रेरियन बिल पारित हुआ। महिलाओं को मताधिकार देने, जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, महिला आरक्षण से लेकर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को सशक्त बनाने जैसी कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने का श्रेय इसी सदस्य को जाता है। इस सदन में हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों ने भी स्थान ग्रहण किया था। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने इस सदन में अनेक अवसरों पर अपना भाषण दिया, जिसकी अनुगूंज में समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को उत्थान की परिकल्पना की गई है। महोदय, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी बैठक में संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा व्यक्त किए गए उद्गार को मैं उल्लेखित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभी समस्या और सभी मुद्दों के अंतिम समाधान अर्थात भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता और इसकी आर्थिक स्वतंत्रता की संभावना को दर्शाता है। मैं आपके प्रयासों की सफल
कामना करता हूं और ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कि आपकी कार्यवाही न केवल अच्छी समझ, सार्वजनिक भावना और सच्ची देशभक्ति से, बल्कि सभी के प्रति बुद्धिमत्ता, सहिष्णुता, न्याय और निष्पक्षता से भी चिन्हित हो, और सबसे बढ़कर एक ऐसी दृष्टि से जो भारत को उसके प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त कर सके और इसे दुनिया के महान राष्ट्रों के बीच सम्मान और समानता का स्थान दिला सके। मैं इस उपस्थित सभी महानुभावों से सादर अनुरोध करता हूं कि जब वे सदन की कार्यवाही में भाग लें तो इसे भी दृष्टि में रखें कि पूरी दुनिया की निगाह आपके ऊपर टिकी होती है, विशेष रूप से वैसे लोगों की जिनका विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था में है और वे हमसे अधिक अपेक्षा रखते हैं। 26 नवंबर 2024 को संविधान अपनाने के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सर्वोच्च सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में उपस्थित महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा एवं अन्य विशिष्ट महानुभावों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि अन्य कार्यों के अतिरिक्त संस्कृत और मैथिली भाषा में भारत के संविधान का अनुवाद का किताब को लोकार्पित किया है। मैं कुछ चर्चा संविधान के 75वीं वर्षगांठ संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाने में संसद और राज्य विधायी निकायों का योगदान विषय पर भी करना चाहूंगा। संविधान के 11वें भाषा में धारा 245 और 255 तक केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों की चर्चा की गई है। धारा 245(1) के अनुसार में राज्य का विधानमंडल अपनी भौगोलिक सीमा में विस्तार भी नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में राज्य की भौगोलिक सीमा का निर्धारण हेतु भी हमें संसद के निर्णय पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन इस मामले में संसद को एकाधिकार प्राप्त है कि वो ऐसे भारतीयों के लिए भी कानून बना सकता है जो भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर ही नहीं रहते हैं, विदेशों में रहते हैं। अब समय आ गया है कि राज्य के संबंधित कतिपय मामलों में राज्य विधानमंडलों को भी कुछ अधिकार देने पर विचार करना चाहिए। अक्सर प्रवासी भारत प्रांतीय कामगारों को होने वाली समस्याओं के संदर्भ में संपूर्ण दृष्टि की जरूरत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसरण करते हुए भारत के संविधान की धारा 246 में केंद्र सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 66 एवं समवर्ती सूची में 52 विषयों को रखा गया है। समवर्ती सूची के संबंध में केंद्र एवं राज्य अलग अलग विधेयक पारित कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह के विवाद में संसद का अंतिम अधिकार प्राप्त है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में समवर्ती विषयों के संबंधित तथ्यों को राज्य विधानमंडल अथवा इसकी समितियों में उठाने के विषय पर चर्चाएं तो हुई हैं, परंतु विधानमंडल और उनकी समितियों के विचार विमर्श हेतु उनके संबंधित अधिकारियों का आमंत्रित करने की परंपरा अब तक विकसित नहीं हुई है। मैं इस अवसर पर का उपयोग करते हुए पीठासीन अधिकारियों के रूप में अपने अनुभव या अपनी पीड़ा का भी उल्लेख करना चाहता हूँ। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सदन का उपयोग जब विधायी कार्यों के लिए किया जाता है अथवा जनहित की अधिकारों कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से होता है, तब समूह को प्रसन्नता होती है। वस्तुतः सदन की प्रासंगिकता जनहित में हो ही निहित है, लेकिन अब राजनीतिक समूह द्वारा सरकार के विरुद्ध राजनीतिक दबाव डालने के लिए जानबूझकर सदन के अमूल्य समय का दुरुपयोग किया जाता है। तो इस संसदीय व्यवस्था को स्वस्थ परंपरा नहीं मानी जा सकती है। राजनीतिक दलों को ऐसे अवसरों की तलाश करनी चाहिए ताकि इसकी संसदीय प्रतिबद्धता आम जनता में जाहिर हो सके, लेकिन उन्हें इस पर विचार करना चाहिए कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को सामूहिक जिम्मेदारी उसी जनता के प्रति है जिसके हितों के लिए हम सदन में प्रश्नकाल, शून्यकाल या ध्यानाकर्षण के माध्यम से विचार करते हैं।
इसलिए ऐसे अवसरों पर हमें सामूहिक रूप से जनहित को प्राथमिकता देनी चाहिए। 21वीं सदी की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में विचारधारा के साथ विज्ञान एवं तकनीकी का भी हस्तक्षेप हो गया है। हमें विज्ञान एवं तकनीकी का समावेश अपने दिन प्रतिदिन के राजनीतिक कारणों में करने में संकोच नहीं करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की शुरुआत की थी, ताकि संसदीय कार्यवाहियों को अधिक पारदर्शी एवं डिजिटल बनाया जा सके। मुझे यह उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार विधान परिषद देश का पहला सदन है जिसे नेवा एप्लीकेशन को सबसे पहले लागू किया। इसके उपयोग के बाद अपने अनुभव के आधार पर अब हम प्रस्ताव देना चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन का अधिक से अधिक विस्तार हो। इसका लाभ स्थानीय निकाय सहित पंचायतों को भी मिलनी चाहिए। मैं पुनः आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पटना और बिहार की आपकी यह यात्रा सुविधाजनक और स्मरणीय हो, इसका हमने प्रयास किया है। हो सकता है इसमें कुछ कमी रह गई हो, लेकिन अपनी परंपरा के अनुसार इस अपने अतिथियों के लिए सदैव सत्कारशील रहे हैं। हमारा विश्वास है कि माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी के कुशल मार्गदर्शन में यह सम्मेलन कई महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान ढूंढने में सफल होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद श्री अवधेश नारायण सिंह, माननीय सभापति बिहार विधान परिषद। सभी का स्वागत करने के साथ साथ माननीय सभापति महोदय ने इस सदन के ऐतिहासिक क्षणों के बारे में भी आपके साथ उस स्मृतियों को साझा किया। इस सदन की जो गरिमामय कार्यक्रम यहाँ पर हुए उसके बारे में इन्होंने अपने संबोधन में उल्लेख किया। दिल से धन्यवाद करती हूँ माननीय सभापति महोदय बिहार विधान परिषद। और अब मैं आप सबों के बीच संबोधन हेतु सादर निवेदन करूंगी श्री नंदकिशोर यादव, माननीय अध्यक्ष बिहार विधान सभा महोदय। आपसे निवेदन, इस अवसर पर आप संबोधित करने की कृपा करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, विधान परिषद के माननीय उपसभापति डॉक्टर रामचंद्र राय जी, यहाँ बैठे हुए माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सभी पीठासीन पदाधिकारीगण, सचिवगण, अन्य सभी बहनों एवं भाइयों, 85वें अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों के द्विदिवसीय सम्मेलन के समापन के अवसर पर मैं आप सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस सम्मेलन में भाग लिया और इसे सफल बनाया। यह सम्मेलन हमारे लोकतंत्र की समृद्धि और प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच रहा है। यहाँ हमने अपने अनुभवों को साझा किया और संसदीय प्रक्रिया और संवैधानिक उपबंध पर विचार विमर्श भी किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य न केवल हमारी संसदीय प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाना है, बल्कि हमारी संसदीय प्रणाली की पारदर्शिता और कार्यक्षमता को भी बढ़ावा देना रहा है। पूर्व में इस पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि विधायी कार्यों की गुणवत्ता में सुधार, संसदीय आचार संहिता का पालन और विधायिकाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा होती रही है। इस दौरान सचिवों के सम्मेलन में आधुनिक डिजिटल तकनीक से संसदीय प्रक्रियाओं को सहज और गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने जैसे विषय पर मंथन हुआ है। यह विषय हमारे संसदीय लोकतंत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों को दर्शाते हैं और इनका समाधान खोजने में यह सम्मेलन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस सम्मेलन के दौरान माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा बिहार विधानसभा में आज नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन भी होना है। जल्द ही हम अपने हाउस को डिजिटल हाउस बना लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यह माननीय प्रधानमंत्री
जी के डिजिटल भारत की कल्पना को साकार करने का एक प्रयास है। इसमें माननीय अध्यक्ष जी का, भारत सरकार के संसदीय कार्य विभाग का और राज्य सरकार के सहयोग का हम आभारी हैं। इस सम्मेलन की उपलब्धि रही है कि संसदीय प्रक्रियाओं की मानक पुस्तक संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति के अद्यतन हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण का विमोचन भी माननीय अध्यक्ष के द्वारा हुआ है। इस पुस्तक की संग्रहित सूचनाएं एवं मंतव्य अक्सर हमें दुविधा से उबार देते हैं और सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी। यह केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य समाज के हर वर्ग के हितों का संरक्षण और उनकी आवाज को सुनना है। यह सम्मेलन हमें इस बात की याद दिलाता है कि हम सभी, चाहे किसी भी स्तर पर हों, एक ही लक्ष्य की ओर कार्य कर रहे हैं, एक सशक्त, पारदर्शी और न्यायपूर्ण लोकतंत्र का निर्माण। हमारे सामने जो चुनौतियां हैं वे किसी एक व्यक्ति या संगठन की नहीं, बल्कि हम सभी को मिलकर इनका समाधान भी निकालना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी कार्रवाइयां संविधान के मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप हो और हम जनता का विश्वास बनाए रखें। अंत में महोदय, मैं आप सभी को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए फिर से धन्यवाद देता हूं। वैसे हमने अपने स्तर से पूरी कोशिश की है कि प्रतिनिधियों को कोई कठिनाई नहीं हो, कोई असुविधा नहीं हो, लेकिन तब भी हो सकता है कि हमारे द्वारा, हमारे अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा कोई चूक हो गई होगी। मैं आप सबसे उसके लिए क्षमा मांगता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे। महोदय, सम्मेलन का समापन तो भी हो रहा है, लेकिन पूरे कार्यक्रम का समापन अभी नहीं है। अभी आपको थोड़ा बिहार घूमना है, पटना घूमना है, उसकी व्यवस्था भी यहाँ के द्वारा किया गया है। जब भोजन के उपरांत यहाँ से पटना भ्रमण का एक कार्यक्रम तय है और जो लोग कल रुकने वाले हैं उनके लिए भी अलग से कार्यक्रम तय किए गए हैं। मैं जरूर आग्रह करूंगा कि 3 बजे से यहाँ, भोजन के बाद 3 बजे से यहाँ गाड़ी खुलेगी, उसमें आप पटना भ्रमण के लिए जा सकेंगे। और जिनका कार्यक्रम पहले से कल का तय है उनकी भी सारी व्यवस्था की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका पूरा आनंद लेंगे। महोदय, हम गरीब जरूर हैं, पर हमने काफी प्रगति किया है। ये आप जो लोग पहले आए होंगे बिहार, पटना, और आज जब दोबारा आए हैं, जरूर उनको इस बात का एहसास होगा। महोदय, हमारा अतीत बड़ा गौरवशाली रहा है, जिसकी चर्चा माननीय विधान परिषद के सभापति जी ने आपके सामने की है। लेकिन आपकी उपस्थिति और विचार विमर्श से इस आयोजन को और सार्थक और सफल बनाने का काम भी हुआ है। मैं आशा करता हूं कि हम सभी यहां से नई ऊर्जा और प्रेरणा लेकर जाएंगे और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेंगे। भारत माता की जय। माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री नंद किशोर यादव जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूं इस अवसर पर आप सबों को संबोधित करने के लिए। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ हमारे बीच मंचासीन श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, उनसे निवेदन करूंगी कि महोदय इस अवसर पर आप हमें संबोधित करने की कृपा करें। आज 25वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में उपस्थित हमारे बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन के भी अध्यक्ष परम आदरणीय ओम बिरला जी, राज्यसभा के माननीय उपसभापति आदरणीय रघुवंश बाबू, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, बिहार विधान परिषद के माननीय उपसभापति राम बच्चन राय जी, इस सम्मेलन में उपस्थित सभी राज्यों के माननीय विधानसभा के अध्यक्षगण, सभापति, माननीय मंत्री, विधानमंडल के सदस्य, पदाधिकारी, पत्रकार बंधुओं, आज हृदय से आपका अभिनंदन और स्वागत। आप इस जनतंत्र की धरती पर कल से बैठे हैं और ये सुखद संयोग है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी जब 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, संयोग से मुझे भी 17वीं विधानसभा का अध्यक्ष होने का अवसर मिला था। कई यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग साथ साथ अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कई ऐसे निर्णय लिए जिससे आज भी मन आनंदित होता है, गौरवान्वित होता है। और आपका स्नेह, सानिध्य, मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा।
आपकी प्रेरणा से ही हमने बिहार विधानसभा के सभी सदस्यों को संविधान की मूल प्रतिकृति भेंट की थी। आपकी प्रेरणा से हम प्रश्नों के 100% उत्तर इस सदन में सुनिश्चित किया था। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह के उद्घाटन में माननीय राष्ट्रपति का यहाँ आगमन हुआ था। शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास और समापन समारोह के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पधारे थे। इस अवसर पर वह ऐतिहासिक क्षण प्रधानमंत्री का आगमन हमेशा हम सबको गौरवान्वित करेगा। आजादी के अमृत काल वेला में आज स्मृति स्तंभ का अनावरण के साथ अतिथिशाला का शिलान्यास और संग्रहालय विधानसभा का दोनों का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ था। आज अतिथिशाला का उद्घाटन भी हो चुका। इन दोनों अवसरों पर आपका पूरा सहयोग और समर्थन मिला। इस प्रकार माननीय विधायकों और उनके सहयोगी के विधायकी कार्य से जुड़े प्रशिक्षण प्रबोधन के लिए न सिर्फ प्रेरित किया गया बल्कि अपना बहुमूल्य समय भी आपका हमें मिला था। आज शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। श्रद्धेय अटल जी ने कहा है कि भारतीय जमीन का टुकड़ा नहीं जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। सदियों से सतत प्रवाहन सांस्कृतिक भावधारा ने निसंदेश इस राष्ट्र पुरुष के लोक जीवन में लहू की भूमिका निभाई है। यही कारण है कि जब हमारे पुरखों ने देश के लिए संविधान की परिकल्पना की तो उसे हमारी सांस्कृतिक विशेषज्ञता और विशिष्टता से सूत्रबद्ध करने का प्रयास किया। शायद इसीलिए दुनिया हमारे संविधान को नियम कायदे की किताब से कहीं बढ़कर एक जीवन दस्तावेज के रूप में जानती है। जब संविधान की मूल प्रति तैयार करने की पहल हुई तो हमारा संविधान सभा ने निर्णय लिया कि उस पर नियम और कानून के शब्दांकन के साथ हमारी सांस्कृतिक धरोहर के चित्र भी उकेरे जाएं। और आपको जान करके गर्व महसूस होगा, जिस धरती पर आप बैठे हैं इसी धरती के लाल विख्यात चित्रकार आचार्य नंदलाल बसु के नेतृत्व में देश भर के दर्जन भर चुनिंदा चित्रकारों की ये जिम्मेवारी दी गई थी। ऐसे भी ये धरती ज्ञान विज्ञान की भूमि रही है, गणतंत्र की धरती रही है और समुद्र मंथन से मंदार पर्वत इसी धरती पर है जो अमृत का यही स्थल रहा है। संविधान की मूल प्रति में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक काल, मौर्य काल से लेकर मध्यकाल, आधुनिक काल तक के हमारे कई हजार वर्षों का और 12 प्रमुख ऐतिहासिक कालखंडों की झलक चित्रों के रूप में उत्कीर्ण है। उल्लेखनीय कि इन चित्रों को यूं ही नहीं उकेरा गया बल्कि इसके पीछे रचनात्मक सोच को भी लक्षित किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर संविधान के भाग 2 जिसमें नागरिकता से जुड़ा प्रावधान है वहां वैदिक गुरुकाल का चित्र है। इसके पीछे की सोच यही है कि गुरुकाल की परंपरा की तरह मां भारती की सभी संतान एक समान है। वैदिक साहित्य में प्रजातंत्र, जनतंत्र और लोकतंत्र का उल्लेख मिलता है। अंग्रेजी में इन तीनों के लिए जो शब्द डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारे शास्त्र में उल्लिखित इन तीनों शब्दों के 3 निहितार्थ है। प्रजातंत्र का मतलब राजा पर प्रजा का नियंत्रण, जनतंत्र का अर्थ जन के प्रति जिम्मेदार शासन और लोकतंत्र से आशय है शासन में जन की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी। क्या ये तीनों भाव भारत की नागरिकता और भारत के लोकतंत्र में एक साथ निहित नहीं है? भाग 3 में जिसमें मौलिक अधिकार की चर्चा है वहां भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी का चित्र है। यह चित्र हमें मर्यादा, संयम और सदाचार की परिसीमा में रहते हुए अधिकारों के उपयोग का सीख भी देता है। यहाँ इस बात का जिक्र भी करना समीचीन है कि इसी भाग के अनुच्छेद 32 को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मकथा कहा था। यह अनुच्छेद भारत के लोगों को न्यायपूर्ण अधिकार के लिए सशक्त करता है। हमारे यहाँ जो 4 युगों की परिकल्पना की गई है उन 4 युगों के विधायक 4 महान शासक माने गए। चारों युग के सतयुग में मानधाता, त्रेता में श्री राम, द्वापर में युधिष्ठिर और कलयुग में विक्रमादित्य। इन चारों राजाओं के न्यायपूर्ण सुशासन का प्रतिनिधित्व माना जाता है। इस भाग में संविधान निर्माताओं द्वारा प्रभु श्री राम को प्रतिष्ठित करना इस बात की निशानी है
कि वे भारतीय लोकमानस और आस्था उसकी सामूहिक आत्मा के प्रतीक पुरुष रहे हैं। भाग 4 में जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य की चर्चा है, वहाँ अर्जुन को गीता का संदेश देते हुए श्री कृष्ण का छायांकन है। यह राज और नागरिक के एक दूसरे के प्रति अपेक्षित धर्म का संदेश देता है। उसी प्रकार भाग 5, 6, 7 और 12 पर क्रमशः महात्मा बुद्ध, तीर्थकर महावीर, धम्म की सीख देने वाले सम्राट अशोक, पवन पुत्र हनुमान जी और काल की छाती पर नृत्य करते नटराज की उत्तीर्ण चित्र निहार ग्रहण किए जा सकते हैं। हमारे संविधान में 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज, राजा भरत, महाराजा धीराज, विक्रमादित्य, छत्रपति शिवाजी महाराज, महारानी लक्ष्मीबाई से लेकर महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रेखांकन हमें राष्ट्र धर्म से प्रेरित करने के लिए उकेरे गए हैं। भारत के भूगोल में उत्तर में हिमालय, 3 दिशाओं में समुद्र, उत्तर पश्चिम में मरुस्थल की महत्वपूर्ण उपस्थिति को निरापद माना जाता है। उनको भी हमारे संविधान में चित्रित किया गया है। कहने का आशय यह है कि हमारे संविधान में हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे पुरखों ने संविधान को देश के सांस्कृतिक अस्मिता से सूत्रबद्ध करने का सराहनीय प्रयास किया है और आने वाला पीढ़ी को ये बात आभास कराने की आज हमारी सबकी जिम्मेवारी है। विधायिका की मजबूती के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत से भी लोगों को अवगत कराने का। भारत सही मायने में लोकतंत्र की जननी या मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहा है। आज जबकि देश में अपना संविधान लागू हुए 75 वर्ष होने को है, इस अवसर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की पहल पर इस साल को संविधान गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर को संविधान और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सामूहिक कर्तव्य के पर्व के रूप में लेने का संकल्प हमें लेना चाहिए। इस कार्य में निश्चित रूप से हमारे विधायिकी संस्थाओं की भूमिका सबसे निर्णायक है। बीते 75 वर्ष में हमारी विधायिका ने संविधान में लिखे शब्दों को धरातल पर साकार करने में सराहनीय भूमिका निभाई है और आज जब हम 2047 में विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं, ऐसे में हमें अपने वैश्विक पहचान के साथ अपने लोकतांत्रिक परिपाटी को भी सशक्त करना है। मुझे गर्व है कि आज लोकसभा के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस तरह से विधायिका की विश्वसनीयता, लोकतंत्र, गणतंत्र को मजबूती मिल रहा है और हर विधानसभा के अंदर इनके द्वारा जिस तरह से मार्गदर्शन मिलता है, आज निश्चित तौर पर भारत 21वीं सदी का भारत स्वामी विवेकानंद जी के उस सपना को साकार करने में एक मजबूत नेतृत्व के साथ कदम बढ़ा रहा है। पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हुए आपके इस कार्य को आने वाला पीढ़ी को एक नए उपहार के रूप में हमारा संविधान सबको गौरवान्वित करे, यही हमारी कामना है, यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय कुमार सिन्हा जी का, जिन्होंने आज के इस अवसर पर इस सदन के ऐतिहासिक क्षणों के बारे में तो बताया ही, साथ ही साथ आप सबको शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी। धन्यवाद महोदय। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ मंचासीन श्री हरिवंश जी, माननीय उप सभापति राज्यसभा से निवेदन करूंगी कि सर आप आए और इस गौरवमय क्षण में आप हमें संबोधित करने की कृपा करें। महामहिम राज्यपाल माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय श्री ओम बिरला जी, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री नंद किशोर यादव जी, विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, कल भूलवश उद्घाटन सत्र में युवा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का नाम छूट गया था, विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, विधान परिषद के माननीय उपसभापति प्रोफेसर राम बच्चन राय जी, सभी विधान मंडलों से आए माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति व उपसभापतिगण, बिहार के माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, विधान पार्षदगण, हमारे आत्मीय रामचंद्र पूर्वे जी को भी मैंने देखा यहाँ, महासचिव लोकसभा व राज्यसभा एवं विधान मंडलों के अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, पुनः मेरा नमस्कार आप सबको।
85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन क्षणों में यह कहना चाहूंगा कि यहाँ भागीदार होना, श्रोता होना और संचालन टीम में होना यादगार और समृद्ध करने वाला अनुभव रहा। यहाँ संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधान मंडलों के सामूहिक योगदान पर मंथन हुआ। आज की चुनौतियों पर भी सामूहिक रूप से हम सबने मिलकर चर्चा की। इस 2 दिवसीय चर्चा में सबने संवैधानिक वसूलों, मर्यादाओं, मूल्यों, परंपराओं को आम सहमति से सशक्त करने पर बल दिया। इस सम्मेलन के दौरान हुई चर्चाओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में हमारी साझा जिम्मेदारी और दायित्व को भी रेखांकित किया। इस सम्मेलन में हमारे अनेक डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स ने बड़े सार्थक और महत्वपूर्ण सुझाव रखे। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने, विधायिका की बहस सुचारू रूप से चलाने व आत्मनिरीक्षण के कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मैं उल्लेख करना चाहूंगा, पंजाब के माननीय अध्यक्ष जी ने कल बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इस कमरे में मौजूद हम सभी विविध संस्कृतियों और अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। विभिन्न राज्य के लोगों में विभिन्न तरह की समानताएं या असमानताएं हैं, फिर भी हम इसी संविधान द्वारा दी गई एक सामान्य भारतीय पहचान और छतरी के तहत रह रहे हैं। यह असाधारण उपलब्धि है। मैं उनकी इस बात का उल्लेख कर रहा हूं। यही सार संविधान सभा की बहसों में है। ईसा पूर्व कई सौ साल पहले ही ज्ञान, शासन, कला, दर्शन, गणित, सभ्यता, संस्कृत के पीठ के रूप में मशहूर पाटलिपुत्र, जिसका कल मैंने उल्लेख किया था, पाटलिपुत्र के इस पीठासीन सम्मेलन की सीख क्या रही मेरे जैसे लोगों के लिए? सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी संविधान सभा 2 वर्ष 11 माह बैठी। अलग अलग उपसमितियों ने अलग अलग विषयों पर बारीकी से मंथन किया, विचार विमर्श किया। इस गहन परामर्श से निकले संविधान के मसौदे पर 114 दिनों तक बहस हुई। इस बहस के दौरान लगभग 36 लाख शब्द बोले गए, लगभग 2473 संशोधन प्रस्तुत किए गए, उन पर बहसें हुई। ये सभी विचार विमर्श अभूतपूर्व चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में थे, फिर भी कोई व्यवधान नहीं हुआ। याद करें उन दिनों के हालात, क्या मुल्क के हालात थे। पर फिर भी इतनी जटिल परिस्थितियों में अलग अलग पृष्ठभूमि, संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज से आए लोगों ने किस तरह हमें यह संविधान दिया। न एक शोरगुल हुआ, न किसी ने कागज फाड़ा, न किसी ने बेल तोड़ा, न किसी ने चेयर पर चढ़कर कोई दृश्य उत्पन्न किया, न हंगामा हुआ, न बेल में आने की घटनाएं हुई। हजारों वर्ष बाद, याद करिए, हजारों वर्ष बाद मुल्क एक भौगोलिक आकृति ग्रहण कर रहा था। महाजटिल कठिनाइयों और चुनौतियों से देश गुजर रहा था, पर इन सब का विवेकपूर्ण हल साथ बैठ करके लोगों ने, हमारे पुरखों ने तलाशा। यही तो संविधान है और यही संविधान का एसेंस हम सबके बीच जीवंत रूप में रहे, यही हमारी कामना हो। मैंने कल उल्लेख किया था, पुनः आज कहना चाहूंगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के समापन में कहा कि सभी प्रस्तावों को हमने आम सहमति से तय किया। आज जब हम पटना सम्मेलन समाप्त कर रहे हैं तो हमें संविधान के इन मूल सत्यों को एक एक व्यक्ति आत्मसात करे, हम विधायिका से जुड़े लोग खास तौर से आत्मसात करें, यह हमारी कोशिश होगी। हमारे संविधान में कुछ प्रावधान जरूर वेस्टर्न डेमोक्रेसी से इंस्पायर्ड है, होना चाहिए। समय के साथ अगर हम न बदलें तो हम बदलाव के साथ गति नहीं रख पाते। लेकिन भारत में मूलतः लोकतांत्रिक संस्कृति बहुत पुरानी है, इसका कल मैंने उल्लेख किया था। इसी कारण भारत लोकतंत्र की जननी भी है। हम बिहार में हैं जो हजारों साल से समृद्ध सभ्यता, संस्कृति और गौरवमय इतिहास का क्रेडिल पालना रहा है। कल लक्ष्मी गणराज्य और मगध साम्राज्य का उल्लेख किया था। ऋग्वेद में पॉपुलर असेंबलीज और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के रूप में सभा और समिति के बारे में उल्लेख है। इन सभाओं में उनकी संरचना, भूमिका और कार्यों के आधार पर डिफरेंशिएशन भी है, इन्हें डिफरेंशिएट किया गया था। ईसा पूर्व 600 साल पहले लक्ष्मी गणराज्य ने वैशाली में शासन किया। उस समय बैठकों में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते थे।
पहले गणतंत्र की स्थापना ईसा पूर्व हजारों साल पहले संवाद डायलॉग था। बिहार में यह पहला संदेश है। दूसरा संदेश, इस धरती पर जो ये 2 दिनों का आयोजन हुआ, बिहार में जैन और बौद्ध परंपरा का विकास हुआ। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से चला आ रहा जैन धर्म साहित्य में श्रेष्ठ संवाद कैसे हो, इसके मापदंड हैं। श्रेष्ठ संवाद वह बताया गया जिसमें गहन विचार विमर्श द्वारा सभी तरह के परस्पर विरोधी विचारों को भी धैर्य और संयम से सुनकर एक आम सहमति तक हम पहुंच सकें। मूल सिद्धांत के रूप में अहिंसा के साथ जैन धर्म शांतिपूर्ण सहस्तित्व का समर्थन करता है, जो आज भी भारत के जनजीवन में है। इसी तरह बौद्ध जातकों में भी श्रेष्ठ संवादों के तौर तरीके हैं। तो जिस मिट्टी में ये सारी चीजें रही हैं, वहां यह आयोजन हुआ। निश्चित रूप से हम सब इससे प्रेरणा पुनः ग्रहण करेंगे और इतिहास को भविष्य बनाने के संकल्प के साथ याद करेंगे। संसद और राज्य विधानमंडलों में हम सभी पीठासीन अधिकारियों के रूप में संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का दायित्व हमारे पास है। संसदीय लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में चेयर माना जाता है और व्यवस्था और मर्यादा के साथ विधायिकाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करना उनका दायित्व है। चुनौतियों के समय में यह उनकी बुद्धिमत्ता, निष्पक्षता और समर्पण ही है जो हमारी संसदीय मर्यादाओं, संस्थाओं के मूल्यों को समृद्ध करती है। इसे कल कई वक्ताओं ने पर्याप्त रूप से अपनी तकरीर में रखा। इस चर्चा में कल उल्लेख हुआ, आज भी, कि विधायिका को रोज अपने कामकाज के लिए जवाबदेह होना चाहिए। इसे हर 5 साल में चुनाव तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमारी विधायी संस्थाएं समाज से करीब से जुड़ने, सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, इसकी कोशिश होनी चाहिए। कल उत्तर पूर्व के हमारे पीठासीन अधिकारियों का विशेष में उल्लेख करना चाहूंगा। असम और अरुणाचल के स्पीकर ने कई बहुत सुंदर उदाहरण दिए कि उनकी विधानसभाओं ने कस्टमरीज लॉज को, यानी जो ट्रेडिशनल हमारी परंपराएं रही हैं, व्यवस्था रही है, उन्हें जमीनी स्तर पर कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में मजबूत किया है। लोकल कस्टमरीज प्रैक्टिसेज का उपयोग कर समाज के स्तर पर विभिन्न डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को प्रभावी बनाया है। असम के स्पीकर ने बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही। कोकराझार में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल असेंबली में विधानसभा सत्र आयोजित करने की एक अनूठी पहल को उन्होंने रेखांकित किया। इस पहले हमने कहा था कि हमारा संविधान कैसे फ्लेक्सिबल है और ये उदाहरण है जो जमीनी स्तर पर संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। कई अन्य पीठासीन अधिकारियों ने भी अलग अलग राज्य की सफल नीतियों का उल्लेख किया, साझा किया, जिनसे स्पष्ट है कि एक वेलफेयर स्टेट के रूप में सरकार की भूमिका का विस्तार हुआ है। कई ऐसी ऐतिहासिक नीतियां पहले राज्यों में लागू हुई। इनसे भी पता चलता है कि हमारे देश में संवैधानिक सिद्धांत व्यवहार में किस रूप में मौजूद है। आज और कल के आपके सभी भाषणों में जो वक्ता रहे, जिसे मैं बहुत ध्यान से सुनता रहा, पिछले 75 सालों की यात्रा चुनौतियों से भरी है, इसको हमने रेखांकित किया। आज की चुनौतियां क्या है, कैसे हम उनका हल निकालें, इसकी कोशिश भी आपकी तकरीरों में थी। सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने से लेकर समावेशी विकास तक की बातों का उल्लेख हुआ। अपनी यात्रा में हमें अनेक चुनौतियां मिले हैं, लेकिन उनका समाधान हमने मिलकर किया। इन सबके बावजूद, इन चुनौतियों के बावजूद भी आज मुल्क एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां हमने 47 तक एक विकसित देश बनने का आत्मविश्वास हासिल किया है और विवेकानंद के सपनों को साकार करने की ओर हम सार्थक कदम उठा रहे हैं। हमारे संविधान की विरासत सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, यह सब हमारी संवैधानिक इमारत के आधार पर करोड़ों अरबों देशवासियों को सुनहला भविष्य देने के बारे में भी है। हमारी विधायी संस्थाएं इस महान यात्रा का अभिन्न अंग होंगी। हमारी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि वे न केवल अच्छी तरह काम करें, बल्कि अधिक उत्पादक और अधिक उत्कृष्ट बहसें भी करें। अंत में इस सम्मेलन में भाग लेने वाले और अपने अमूल्य विचार साझा करने वाले सभी पीठासीन अधिकारियों के प्रति हार्दिक आभार। विशेष रूप से माननीय बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री नंदकिशोर यादव जी, बिहार विधान परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री अवधेश नारायण सिंह जी व आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस सम्मेलन के शानदार आयोजन और सभी माननीय प्रतिनिधियों को जो इसके आयोजन से जुड़े हैं को बहुत सुंदर आतिथ्य देने के लिए भी आप सबको धन्यवाद। बिहार विधानमंडल के अधिकारियों और कर्मियों को भी इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद व आभार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ
माननीय श्री हरिवंश जी को, माननीय उपसभापति राज्यसभा के इस गौरवमयी क्षण में आपने हम सब के बीच अपना संबोधन रखा, हमें संबोधित किया, बहुत बहुत आभार। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ मंचासीन माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी से निवेदन करूंगी। साथ ही साथ आप माननीय सभापति भी हैं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के, तो इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें संबोधित करने की कृपा करें सर। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में आज हमारे बीच में पधारे बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय आरिफ मोहम्मद खान जी, जिनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, विद्वता, ज्ञान और जीवन के अनुभव का लाभ आज हम सबको मिलेगा। मैं पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच में डॉक्टर हरवंश जी, श्री नंद किशोर यादव जी, विजय कुमार सिन्हा जी, अवधेश नारायण सिंह जी, नरेंद्र यादव जी, राम बचन राय जी और सभी पीठासीन अधिकारीगण, विधायकगण, माननीय मंत्रीगण, मैं सबका अभिनंदन करता हूं कि ज्ञान, आध्यात्म और लोकतंत्र की इस पावन भूमि बिहार में 2 दिन माननीय पीठासीन अधिकारियों की सार्थक भागीदारी रही। उनके उत्कृष्ट विचार, उनके अनुभव, उनके संस्थाओं के इनोवेशन को हमने साझा किया ताकि हम अपनी अपनी विधानसभा को श्रेष्ठ विधानसभा बनाकर जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। पिछले 2 दिनों में बहुत सार्थक, रचनात्मक चर्चा भी हुई और भागीदारी भी रही। ये सम्मेलन पटना की धरती, जो लोकतंत्र की धरती, आध्यात्मिक की धरती है, ये पटना का सम्मेलन निर्णायक होगा और पटना में लिए गए संकल्प आने वाले समय के अंदर देश के लोकतंत्र को सशक्त करेंगे, संवैधानिक मूल्यों को सशक्त करेंगे और संविधान के मार्गदर्शन में हम सब हमारी विधायी संस्थाओं को जनता के और भागीदार बनाकर इन संस्थाओं को उत्पादकता और जवाबदेही के साथ देश की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का इन संस्थाओं का अनुभव में मिलेगा। मुझे खुशी है माननीय सदस्यों ने बड़ी गंभीर चर्चा की, वर्तमान चुनौतियों की चर्चा की, भावी चुनौतियों की चर्चा की, अपनी अपनी विधायी संस्थाओं में नए नवाचार की अनुभव को साझा किया, नए नियम के साथ किस तरीके से हम चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं, उसके विचारों को साझा किया। अब समय आ गया है कि जिन अपेक्षाओं के साथ हमारे संविधान निर्माताओं ने
इन विधायी संस्थाओं का निर्माण किया था, उन विधायी संस्थाओं को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ये पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि विधायी संस्थाओं में नीतियां बनती है, कानून बनते हैं, योजनाओं की समीक्षा होती है, जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, कठिनाई, अभावों की चर्चा होती है। और इसलिए हमने पटना के इस अधिवेशन में संकल्प लिया है कि हम विधायी संस्थाओं को और चर्चा, संवाद का केंद्र बनाएंगे और हमारे माननीय जनप्रतिनिधि इन विधान संस्थाओं के अंदर श्रेष्ठ चर्चा, उच्च कोटि की चर्चा, अच्छी परंपराओं को पालन करते हुए इन विधायी संस्थाओं को जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने का प्रयास करें। उसी के साथ हमने प्रस्ताव लिया है कि हमारी विधायी संस्थाओं के कार्यक्रम में और कुशलता लाने का, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, जनता की भागीदारी बनाना और विधायी संस्थाओं की उत्पादकता को बढ़ाना, इस संकल्प के साथ हम यहां पर जाएंगे। निश्चित रूप से सदनों में वैचारिक सहमति असहमति होती है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था और हमारे सभी विधायी निकाय अधिकारी ये प्रयास करते हैं कि सभी राजनीतिक दल अपने चुने जनप्रतिनिधियों के आचरण व्यवहार में गरिमा, सदनों की प्रतिष्ठा बनाने में सहयोग करें। और जब ये सब संभव हो पाएगा, जब राजनीतिक दल के लोग अपने चुने प्रतिनिधियों की कुछ आचार संहिता बनाएं, सदन के नियम प्रक्रियाओं की पालन करके प्रतिबद्धता के प्रयास करें, ताकि हम बेहतर संवाद चर्चा के माध्यम से और कुशलता इन सदनों में ला सकें। साथियों, बदलती टेक्नोलॉजी के अंदर हमें खुशी है कि भारत की संसद दुनिया की ऐसी संसद है जिसने नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है। और भारत विविधता वाला देश है, विविधताएं भाषा, विविधताएं भौगोलिक स्थिति, विविध राजनीतिक व्यवस्थाएं, और इसीलिए संसद की 22 ऑफिशियली भाषाओं को से हमने से 10 साइमल्टेनियस भाषा का भाषांतरण करने का काम शुरू कर दिया है। और आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर भारत की संसद होगी जो हमारी 22 भाषाओं के अंदर साइमल्टेनियस भाषांतरण को उपलब्ध कराएगी। इतना ही नहीं, हम आने वाले समय के अंदर हम सभी 22 भाषा जो हमारे देश के अंदर संसद में मान्यता प्राप्त है, उनके अंदर पार्लियामेंट्स के पेपर्स, रूल्स, उसके साथ जितने भी कार्रवाई सदन की है, उन सदन को हम उन भाषा में उपलब्ध कराने के लिए गति को बढ़ रहे हैं। इसी के साथ हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए 1947 से लेकर अभी तक संसद की सारी डिबेटों का संकलन हिंदी, इंग्लिश और आने वाले समय में 22 भाषाओं के अंदर हम इसका अनुवाद करेंगे, ताकि देश की अलग अलग भाषाओं के लोग उस संवाद चर्चा को सुन भी सके
और पढ़ भी सकें। और यही प्रयास हमारी राज्य की विधानसभा भी कर रही है। और इसीलिए क्योंकि केंद्रीय विधानमंडल होने के कारण लोकसभा की जिम्मेदारी है कि सभी राज्य की विधानसभाओं के अंदर जहां हम एक प्लेटफॉर्म पर एक देश एक विधान के लिए हम काम कर रहे हैं और उसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए उनकी राज्य की विधानसभाओं के अंदर जो भी कार्रवाई अभी तक हुई है उस डिबेट को हम हिंदी इंग्लिश में अनुवाद करने के बाद एक प्लेटफॉर्म पर लाने का संकल्प हमने इस पटना के अधिवेशन में किया है। 2025 में इस संकल्प को हम पूरा करें, इसके लिए मैं सभी पीठासीन अधिकारियों से अपेक्षा करूंगा कि वह अपने अपने यहाँ जितनी भी डिबेट है उन डिबेट को डिजिटाइजेशन करने का काम शुरू करें। संसद उनको तकनीकी सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार है। मैं पुनः आप सब पीठासीन अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सार्थक चर्चा की, अपने नवाचारों का किया और हम सब आज पटना अधिवेशन से इस संकल्प के साथ निकले कि देश और राज्य को हम विकसित बनाने में हमारे संकल्प को पूरा करेंगे। और यही विधायी संस्थाएं देश में चर्चा, संवाद, सहमति असहमति के साथ देश को आगे बढ़ाते हुए 2047 तक राज्य और देश विकसित बने, इस संकल्प के साथ हम जा रहे हैं। और मुझे आशा है भारत विकसित भारत का सपना इन्हीं विधायी संस्थाओं से पूरा होगा। आप सब लोगों से अपेक्षा है कि वह अपनी अपनी विधायी संस्थाओं के अंदर देश की, प्रदेश की भावी विकास योजनाओं को और 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को हम चर्चा, डिबेट के माध्यम से आगे बढ़ाएं और इस सपने को पूरा कर सकें। आज पुनः मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का पुनः धन्यवाद देता हूं कि वह आज यहाँ पधारे और उनके ज्ञान वर्धक और उनकी विद्वता का लाभ अभी हमें मिलेगा। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष रूप से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी को, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण जी को और इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस पटना अधिवेशन को आयोजन करने के लिए अपनी सहमति दी और एक श्रेष्ठ आयोजन किया और एक श्रेष्ठ चर्चा का वातावरण दिया। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समक्ष अपने संबोधन के लिए उपस्थित थे माननीय श्री ओम बिरला जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा, सम्माननीय सभापति अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। इस अवसर पर महोदय आपने हम सबों को संबोधित किया, इसके लिए दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और अब आज के समापन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच मंचासीन हैं माननीय राज्यपाल बिहार श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब। धार्मिक विचारों को सुधार करने में हमेशा सक्रिय आप रहे हैं। भारतीय राजनीतिक के रूप में आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वर्तमान में आप बिहार के माननीय राज्यपाल हैं। इससे पूर्व कई मंत्रालय के कार्यभार को भी आपने संभाला है। आज के इस समापन सत्र में आपका अभिनंदन करते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इस अवसर पर अपना मार्गदर्शन, आशीर्वाद हमें प्रदान करने की कृपा करें। माननीय राज्यपाल बिहार श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब। माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी,
माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय सभापति बिहार विधान परिषद श्री अवधेश नारायण सिंह जी, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री नंद किशोर यादव जी, माननीय उपसभापति बिहार विधान परिषद श्री राम वचन राय, माननीय उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री नरेंद्र नारायण यादव, देश के सभी राज्यों के विधान परिषद और विधानसभाओं के माननीय सभापति और माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपसभापति एवं उपाध्यक्ष, देवियों और सज्जनों, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और गुरु गोविंद सिंह जी की आध्यात्मिक धाराओं से सिंचित और अनेकानेक मनीषियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि बिहार की पावन धरती पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यहाँ नालंदा, विक्रमशिला एवं ओदनपुरी जैसे विश्व स्तरीय शिक्षा केंद्रों तथा आर्यभट्ट, चाणक्य एवं अन्य महान विभूतियों ने एक महान परंपरा की स्थापना की है। पीठासीन अधिकारियों के 85वें अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता है। इस सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए मैं बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री और बिहार विधानमंडल के बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति, विधानसभा के माननीय स्पीकर साहब और सभी लोग जो इस आयोजन से जुड़े हुए हैं उनको मैं बधाई देता हूं। पीठासीन अधिकारियों के इस सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रणाली को मजबूत बनाने पर विशद चर्चा हुई है और अब आज हम इस सम्मेलन के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार की ऐतिहासिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक विरासत गौरवशाली है तथा लोकतांत्रिक परंपराएं हमारे संस्कारों का अभिन्न अंग हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि बिहार की धरती विश्व में लोकतंत्र की जननी रही है। बिहार के वैशाली में बज्जी संघ के नेतृत्व में प्रथम गणराज्य की स्थापना हुई थी। वहां की शासन व्यवस्था सामूहिक निर्णय के आधार पर चलती थी। तंत्र गण के अधीन था और महत्वपूर्ण निर्णय गण परिषदों की बैठक में लिए जाते थे। आज की पंचायती राज व्यवस्था का उद्गम इन गण परिषदों में देखा जा सकता है। संभवतः इस महान परंपरा ने भी भगवान बुद्ध को वैशाली आने के लिए आकृष्ट किया था। उन्होंने उन गणराज्यों की लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर ही अपने संघ के नियम निर्धारित किए थे। संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आज की संसदीय प्रणाली में भी बौद्ध संघ के अनेक नियम उसी रूप में विद्यमान हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब सारी दुनिया में वंश पर आधारित राजतंत्र अपने चरमोत्कर्ष पर था, बिहार का वैशाली एकमात्र गणतंत्र था जहां का शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते थे। प्राचीन काल में लिच्छवी, कपिलवस्तु, कुशीनारा, रामग्राम, पिपली
मिथिला, कोलंगा आदि गणराज्यों में प्रतिनिधि मूलक राज व्यवस्था थी, जिसका संचालन सभा समितियों और गणपति के माध्यम से हुआ करता था। बिहार वही भूमि है जहां से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। भारत के संविधान को तैयार करने में भी बिहार की विभूतियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज जब हम भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, ये न केवल हमारे लोकतंत्र की उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि उन संवैधानिक मूल्यों की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे राष्ट्र की पहचान का आधार हैं। संविधान सभा के वरीयतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में इन दोनों के अतिरिक्त श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिन्हा, महाराजा दरभंगा, श्री कामेश्वर सिंह, श्री जगत नारायण लाल, श्री जयपाल सिंह, बाबू जगजीवन राम, श्री राम नारायण सिंह और श्री ब्रजेश्वर प्रसाद जैसी बिहार की अनेक विभूतियों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। भारत का संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय आदर्शों, सपनों और उद्देश्यों का प्रतीक है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन के कठिन परिश्रम के बाद संविधान सभा ने इसे तैयार किया था। आज अमृत महोत्सव मनाने के बाद हम अमृत काल में चल रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, संकल्प है कि 100 वर्ष पूरे होने तक अर्थात 2047 तक हमें भारत को पूर्ण रूप से विकसित दुनिया के अग्रणी देश में स्थापित करना है। जब आप कोई बड़ा लक्ष्य अपने सामने रखते हैं तो आपको प्रेरणा के लिए भी कुछ स्रोत चाहिए होते हैं जो व्यक्ति को उत्साह और नई ऊर्जा उसके अंदर संचारित कर दें। मैं मानता हूं कि हमारा संविधान, अभी हमारे उप मुख्यमंत्री ने हमारे संविधान में जो विभिन्न पेंटिंग्स बनाई गई हैं उसका जिक्र किया, तो मैं मानता हूं कि हमारा संविधान बुनियादी तौर पे हमारे प्राचीन जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, उसके प्रावधान उन आदर्शों और मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। और वो दुनिया में बहुत सी संस्कृतियां हमारी तरह प्राचीन थीं, लेकिन आज के मिस्र से, आज के यूनान से प्राचीन मिस्र और यूनान का कोई संबंध नहीं रहा। भारत दुनिया की अकेली संस्कृति है प्राचीन संस्कृतियों में जहां आज भी जो आदर्श और मूल्य भारतीयों को हजारों साल पहले प्रेरित करते थे वो आज भी सार्थक हैं और प्रासंगिक हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि हमारा भारत का जो दर्शन है, भारत की जो मूल्य और आदर्श हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठतम मूल्य एकात्मता है, वननेस ऑफ बीइंग, मानव की एकात्मता। और ये इसको सबसे बेहतर बताया जा सकता है। आदि शंकरा ने केरल के गांव से निकल के कम उम्री में, उस समय जब ये देश राजनीतिक तौर पर छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था,
उस वक्त उन्होंने पूरे देश में एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का भाव पैदा किया और देश के 4 क्षेत्रों में 4 मठों की स्थापना की और इन चारों मठों को उन्होंने चारों वेदों से एक एक महावाक्य दिया। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा। ये चारों महावाक्य एक ही तथ्य को इंगित करते हैं और वो है मानव की दिव्यता। देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। भारत ने, पश्चिम ने 19वीं सदी से 20वीं सदी में आकर 1948 में जंगों के बाद एक सोच पैदा हुई और उन्होंने वो संस्कृतियां जो परिभाषित होती थी या तो खाल के रंग से या भाषा से या आस्था की अभिव्यक्ति का जो तरीका था उससे, उनके और बाकी को बाहर छोड़ देते थे। उन्होंने पहली बार आधिकारिक तौर पर 1948 में स्वीकार किया। मानव की बहैसियत मानव के प्रतिष्ठा है और उसके नतीजे में मानव प्रतिष्ठा को आधार बनाकर मानव अधिकारों का एक उद्घोषणा जारी। भारत ने हजारों वर्ष पहले इन 4 महावाक्यों के माध्यम से मानव की दिव्यता की उद्घोषणा की और दिव्यता में प्रतिष्ठा भी शामिल है, दिव्यता में बंधुता भी शामिल है, दिव्यता में समता भी शामिल है, दिव्यता में न्याय भी शामिल है। एक बार मैं जब ये स्वीकार कर लूंगा कि मेरे सामने खड़े हुए व्यक्ति में भी वही परमात्मा का वही तत्व आत्मा के रूप में है जो मेरे अंदर है, फिर ये कैसे संभव है कि मैं कभी उसके पैर पे पैर रखने का सोच भी सकूं। ये भारत ने 100-150 साल पहले नहीं, कई हजार साल पहले भारत ने इसकी उद्घोषणा की है। वास्तव में हमारी सांस्कृतिक, हमारी सभ्यता की यात्रा शुरू होती है ऋग्वेद की उद्घोषणा के साथ, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, जहां हमने विविधता को माना है कि ये नैसर्गिक नियम है, कानून है और इसी नियम के चूंकि हमने किसी ऐसी चीज को आधार नहीं बनाया अपनी संस्कृति को परिभाषित करने के लिए जो परिवर्तित हो सकती है, हमने उसको आधार बनाया आत्मा को जो परिवर्तित नहीं हो सकती। न जायते मिर्यते व कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। डॉक्टर बिरजेंद्रनाथ सील जो स्वामी विवेकानंद के सहपाठी थे, मैसूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने बड़ा सुंदर एक शब्दों में उसको कहा है, इंडिया इज एवर एजिंग बट नेवर ओल्ड। भारत पुरातन है पर हर वक्त नूतन है। और आत्मा की तरह, जैसे शंकराचार्य ने कहा था कि उस गीता के उस श्लोक की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, पूरा अपि नव एवति पुराना। आत्मा पुरान है लेकिन ये कभी विरुद्ध नहीं होती। इसी तरह भारत की उपमा या भारत को देखा गया है तुलना करके आत्मा के साथ। और क्यों देखा गया है? क्योंकि भारत की संस्कृति आत्मा से परिभाषित होती है। गुरुदेव, यहां पे एक बात और मैं कहना चाहूंगा और आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं गुरुदेव के शब्दों को प्रयोग करूंगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने कहा, India cannot attain true freedom unless it is recognized that her foundation is in mind, which with its diverse powers and confidence in those powers goes on creating स्वराज for itself. भारत उस समय तक सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि भारत की बुनियाद मानस में है और ये हमारा मानस की जो शक्तियां हैं
और उसमें जो हमारा विश्वास है उसके सहारे हम रोजाना अपने लिए एक नया स्वराज पैदा करते हैं। नए स्वराज का क्या मतलब है? हमारे प्राचीन आदर्शों और मूल्यों पर आधारित आगे बढ़ने की कला, जीवन जीने की कला। और उसी में ही गुरुदेव ने इसी को आगे बढ़ाते हुए कहा, आई लव इंडिया बट not because I cultivate the idolatry of geography, not because I had the good fortune to be born on her soil, but I love India because she has, through tumultuous times, saved the living words which issued from the illuminated consciousness of her children. मुझे भारत से अगाध प्रेम है, लेकिन ये प्रेम इसलिए नहीं है कि मैं भूगोल की पूजा करना चाहता हूं। ये प्रेम इसलिए भी नहीं है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत भूमि पर पैदा हुआ हूं। ये प्रेम इसलिए है कि भारत ने उन जीवंत शब्दों को दुष्कर परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में उन जीवंत शब्दों को जिंदा रखा जो उसके बच्चों की चैतन्य आत्मा से पैदा हुए थे। ये फिर इस बात की तरफ इंगित करता है कि भारत, और उन्होंने कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा शांतम शिवम अद्वैतम, ये इस बात की तरफ इंगित करता है कि भारत की संस्कृति वास्तव में ज्ञान की संस्कृति है। और हमें हमेशा हम अपने मुंह से कहें वो नहीं, आप बाहर के 10वीं 11वीं शताब्दी के बाहर के लेखकों को पढ़िए, सबने एक ही बात कही है। उन्होंने कहा है दुनिया में 5 बड़ी संस्कृतियां हैं। ईरान अपने वैभव के लिए, चीन अपने कौशल के लिए, तुर्की अपनी बहादुरी के लिए, रोम अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। और भारत की संस्कृति अकेली संस्कृति है जो अपने ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन के लिए जानी जाती है। अब यहां पे मैं एक बात मैं जानता हूं, आप इस कक्ष में जो लोग उपस्थित हैं, माननीय स्पीकर लोकसभा, माननीय उपसभापति राज्यसभा, हमारे बाकी सारी विधानसभाओं के और विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारी, आप हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा के संरक्षक हैं। आप के ऊपर महती जिम्मेदारी है और मैं ये मानता हूं कि ऐसा कोई प्रयास जो आपकी प्रतिष्ठा पर हमले की तरह हो, वो आप पर हमला नहीं होता है, वो देश के ऊपर, देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला होता है। लेकिन उसको आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप उससे किस तरह डील करें और किस तरह उसको नियंत्रण करें। और मुझे पूरा विश्वास है आपकी क्षमता में और आप ये काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी हमेशा कि हम अभी, जैसा मैंने कहा, हमारे आदर्श, हमारे मूल्य क्या हैं, क्या चीजें हैं जो हमें प्रेरित करती हैं। तो एक बड़ा सुंदर सा 2 लाइनें हैं श्रीमद् भगवत गीता से, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, हर व्यक्ति जो चीज की उसको ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है, उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है। लेकिन काहे के लिए? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। और जब स्वार्थ की पूर्ति के लिए आदमी अपनी जी तोड़ मेहनत करता है तो वो अज्ञानता की निशानी। और जो आदमी उसी तरह की मेहनत करता है, बल्कि उससे भी ज्यादा, लेकिन वो काहे से प्रेरित होता है? स्वार्थ से नहीं, वो प्रेरित होता है लोगों के कल्याण से। सक्ता कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यात विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोका संग्रह। वो उसकी जो इच्छा होती है वो लोक संग्रह होता है। लोक संग्रह का मतलब है हमारा हर एक्शन एक ही टेस्ट है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था
कि मुझे किसी वक्त भी मैं जब किसी संकट से दो चार होता हूं तो मुझे सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखना है कि मेरा फैसला, मेरा निर्णय समाज के अंतिम छोर पे बैठा जो व्यक्ति है उसके जीवन में उसका क्या असर पड़ेगा। अगर अच्छा असर पड़ता है तो मुझे बगैर किसी संकोच के आगे जाना चाहिए। भगवान कृष्ण उसी बात को कह रहे हैं कि कोई भी काम हम करते हैं पूरी मेहनत से करना है, लेकिन हमारी प्रेरणा का स्रोत लोका चिकीर्षु डिजायरिंग लोका संग्रहम वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन, वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। और ये अभी शायद उपसभापति जी ने या माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भगवान राम की बात की। हम सब पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में, और सार्वजनिक जीवन में जो आदमी है उसके लिए उसको रास्ता दिखाने वाली चीज क्या है। वाल्मीकि रामायण में आता है कि भगवान राम ने कहा स्नेहम दयाम चा सौख्यम चा यदि वा जानकीमपि आराधनाए लोकस्य मुंचतो नास्ति मैं व्यथा। जिनसे मुझे प्यार है, जिनका मेरे ऊपर यह अधिकार है कि मैं उनके प्रति दया दिखाऊं, जो मेरे मित्र हैं, और हद तो यह है कि मेरे प्राणों से प्यारी जानकी। लेकिन लोक आराधना, पब्लिक सर्विस को क्या कहा है भगवान राम ने? लोक आराधना। अगर लोक आराधना के लिए मुझे इन सब का त्याग करना पड़े तो मुझे रत्ती भर भी हिचक नहीं हो। ये भारतीय आदर्श है। अभी हम वहां बैठे थे तो शायद हिमाचल प्रदेश के माननीय स्पीकर साहब ने राजनीति के बारे में कुछ कहा। हमारी समस्या ये है कि हम राजनीति को या जो भी दूसरी चीजें, हम पश्चिम की परिभाषाओं को स्वीकार कर लेते हैं, भारतीय परिभाषाओं को हमने दरकिनार कर दिया। भारत की परिभाषा क्या है राजनीति की? भारत की परिभाषा है सर्वे त्यागा राजधर्मेषु दृष्टा, सर्वे विद्या राजधर्मेषु चोक्ता, सर्वे दीक्षा राजधर्मेषु युक्ता, सर्वे लोका राजधर्मेषु प्रविष्टा। हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो विरासत है उसमें राजनीति का मतलब है कि हम बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहें, सारा ज्ञान प्राप्त करने की हम कोशिश करें, अच्छे संस्कार प्राप्त करने की कोशिश करें, और हमारा दिल इतना बड़ा हो कि उसमें सर्वे लोका राज धर्मेषु प्रविष्टा, हर कोई उसमें समा जाए। हमारे लिए कोई दूसरा नहीं है। बल्कि मुझे याद आ गया महाभारत की छोटी सी स्टोरी, जहां मां कुंती ने पांचों पांडवों को वन जाते समय जब वो छोड़ने गए, कहा वापस जाओ, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी, हमें यहीं छोड़ दो। और क्या कहा? निर्वस्वा कुरु श्रेष्ठ भीम सिया दिविसा धर्मेते ध्यातम बुद्धि मनसते महदस्तुचा। जाओ अपने भाइयों को लेके वापस जाओ, शासन संभालो, और तुम्हारी बुद्धि धर्म का मतलब रिलीजन मत लीजिएगा, रिलीजन नहीं, धर्म। भारत बहुत सारे 19 उसके अर्थ बताए गए। वो तो जो अपनी आस्था की अभिव्यक्ति, वो तो उसका 1% भी हिस्सा नहीं है। वो उसका धर्म है सभ्य जीवन जीने के लिए कुछ नियमों का पालन करना। तो कहा तुम्हारी बुद्धि धर्म में मूलित होनी चाहिए, और तुम्हारा दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि तुम उसमें हर किसी को अपने अंदर समो सको। मैंने समय पहले ही ज्यादा ले लिया, इसलिए मैं इसको समाप्त कर रहा हूं। लेकिन जी नो सर, यू हैव टू मूव अराउंड इन पटना एंड यू हैव टू गो टू अदर प्लेसेस। आई एम वेरी सॉरी, बट ये लास्ट में जरूर कहना चाहूंगा, ये भी मुझे बड़ा सुंदर लगता है। और ये उन लोगों के लिए खास तौर से, यहां पे जो लोग बैठे हुए हैं, ये नेतृत्व देने वाले लोग हैं देश को, समाज को। तो जिनके ऊपर नेतृत्व की जिम्मेदारी, उनसे क्या अपेक्षा की जाती है? भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यदि हिया हम ना वर्तेयम जातु कर्मण्य तंदिरता।
मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। अगर मैं हर समय अपने कर्मों को न करता रहूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन चूंकि मुझे लोग आदर्श के तौर पे देखते हैं और अगर मैं निरंतर अपने कर्मों में न लगा रहूं और सुस्त होकर बैठ जाऊं तो दुनिया मेरा अनुसरण करेगी और विश्व पर संकट आ जाएगा। तो जिसके ऊपर नेतृत्व की जिम्मेदारी है उसके ऊपर जिम्मेदारी ये भी है कि वो समाज को प्रेरित करता है, और जो समाज को प्रेरित करता है उसका व्यवहार, उसका चरित्र, उसका कामकाज का तरीका आदर्श होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसकी कोशिश करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि हमने केवल लोकतंत्र नहीं, हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत का पता होना, इसलिए कि हमारी सांस्कृतिक विरासत तो केवल मानव की प्रतिष्ठा वो तो दूसरे नंबर पर आती है, हम तो मानव की दिव्यता को देखते हैं जिसके अंदर सारे अधिकार निहित हैं। तो हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत का भी अंदाजा होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके यहाँ जो ये 2 दिन सम्मेलन चला है उसमें इन सभी विषयों पर चर्चा हुई होगी और आपके जो संकल्प होंगे, आपकी जो संस्तुतियां होंगी वो हमारे लोकतंत्र को भी मजबूत करेंगी और ऐसा रास्ता प्रशस्त करेंगी जिससे हम अपनी सांस्कृतिक विरासत से ज्यादा परिचित हो सकें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। सचमुच आज